डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएश माइंड। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ये हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। सीटेट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है, बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। वास्तव में व्यक्ति में विभिन्नता के बजाय समानता अधिक है, क्योंकि किसी व्यक्ति में 6 कार्यों में किसी एक कार्य को करने की योग्यता है तो उसमें अन्य कार्यों को करने की योग्यता होती है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है यहाँ से कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। आधुनिक शिक्षा जगत में बुद्धि का यही अर्थ सर्वमान्य है। इसकी पुष्टि में 2 परिभाषाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। जैसे पहली परिभाषा किसने दी है? कॉल सैनिक ने। कॉल सैनिक ने क्या बताया है बुद्धि के बारे में? बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। कॉल सैनिक का कहना है कि बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता सभी परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरना अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। अब दूसरा है रैक्स व नाइट। रैक्स व नाइट ने क्या बताया है बुद्धि के बारे में? बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी में एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। बुद्धि के विषय में अब एक नया मत यह विकसित हो रहा है कि बुद्धि नामक कोई भी तथ्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। किसी कार्य को करने की क्षमता की भिन्नता ही विभेद करती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी योग्यता तथा क्षमता का लाभ उठाता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में लाभ उठाता है। देखिए, बुद्धि की सभी के पास होती है ना, लेकिन सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। किसी की बुद्धि किसी चीज़, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, उसकी बुद्धि पढ़ने में ज़्यादा काम करती है ना, उसकी योग्यता ज़्यादा होती है। कोई खेलने में ज़्यादा उसकी योग्यता होती है। तो वही बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी योग्यता तथा क्षमता का लाभ उठाता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में लाभ उठाता है। जैसी व्यक्ति की बुद्धि होती है वो उसी क्षेत्र में उस चीज़ का लाभ उठा पाता है। स्टोटर्ड ने इसलिए बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा है, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषताएं हों तथा भावात्मक व्यक्तियों के प्रति सहनशील हो। अब देखिए कहा जा रहा है कि बुद्धि क्या है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकत्र हो चुके हैं। 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक की सभा और 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई। 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल कांग्रेस हुई। पर जैसा कि रॉस ने लिखा है, वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। मतलब वो ये निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में क्या क्या सम्मिलित है। तो आइए हम पढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषा। तो एक जो मतलब नॉर्मल जो परिभाषा है वो बुद्धि को हम ये बोल सकते हैं कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अब जब हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी तो हम कोई कार्य कर पाएंगे नहीं ना। तो वही बताया जाता है कि जब बुद्धि होगी वो वही मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने में हमारी मदद करती है, आपसी संबंध खोजने में मदद करती है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रोफेसर विनय ने क्या कहा है बुद्धि की परिभाषा। अच्छी तरह निर्णय करने, देखिए अभी मैंने बताया ना ऊपर, अच्छी तरह सोचने, अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बोध करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। जब
किसी व्यक्ति के अंदर जब किसी बालक के अंदर अच्छी निर्णय करने की क्षमता होगी, अच्छी तरह से सोचने की क्षमता होगी, अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता होगी, तो वो योग्यता ही बुद्धि कहलाएगी। अगर बच्चा निर्णय नहीं ले पाएगा, सोच नहीं पाएगा, है ना, तथ्यों को खोज नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है। ये प्रोफेसर बिने कहते हैं। अब दूसरा आता है प्रोफेसर बर्ट। प्रोफेसर बर्ट ने भी इसी परिभाषा का समर्थन किया है। फिर है प्रोफेसर स्टर्न। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। फिर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा है? बुद्धि मनुष्य की सामान्य एवं विशेष कारकों से युक्त योग्यता है। फिर आता है वेक्सलर। उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की संपूर्ण क्षमता बुद्धि कहलाती है। फिर आता है स्टारडार्ड ने क्या कहा है? बुद्धि वह योग्यता है जिससे कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, उद्देश्य के प्रति सामाजिक मूल्य, मौलिकताओं के उद्गमन की विशेषताओं के साथ क्रिया करना होता है तथा उन दशाओं के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं को करना जारी रखना होता है जो शक्ति के केंद्रीकरण तथा शक्तियों के प्रतिरोध की मांग करती है। फिर आता है हमारा 6 नंबर। डियरबॉर्न ने क्या कहा है? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता या योग्यता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी है। तो बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, ये किसने कहा है? डियरबॉर्न ने कहा है। अब आता है हेनमान। बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। फिर आता है बिने। बिने ने क्या कहा है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। फिर आता है थॉर्नडाइक। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये इसमें बिने की डेफिनेशन और थॉर्नडाइक की, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अब हमने पढ़ा बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार भी होते हैं। तो बुद्धि के प्रकार पर कई ढंग से विचार किया जा सकता है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संकेत दिया है और उसके अनुसार प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट, सामान्य, मंद, न्यून, मूढ़, जड़ बुद्धि आदि बताई गई हैं। इतनी प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। इस प्रकार बुद्धि की मात्रा के आधार पर यह वर्गीकरण होता है। इसके अलावा निम्न प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। तो ये निम्न बुद्धि कौन सी है? पहली है हमारी अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को ही सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जो दिखती नहीं है। सूक्ष्म प्रश्नों और जटिल समस्याओं को हल करने में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। छोटे प्रश्नों और जटिल समस्याओं को, जैसे बड़ी से बड़ी समस्या होती है तो उसको हम सोचते हैं ना, दिखता तो नहीं है ना किसी को कि हम क्या सोच रहे हैं, उसको हल करने में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कवि, दार्शनिक की बुद्धि सूक्ष्म कहलाती है। मतलब कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, कवि जो होते हैं वो अपने मन में क्या सोच रहे होते हैं वो हमें नहीं दिखता है ना, तो वो हमारी अमूर्त बुद्धि होती है। अंक, शब्द, प्रतीक, संकेत आदि की सहायता से यह प्रकट होती है। अधिगम, विचार, अभिव्यक्ति, समस्या हल, कला में हम अमूर्त बुद्धि से काम लेते हैं। विद्यालयी शिक्षण में अध्यापक इसी की सहायता से ज्ञान देने में समर्थ होता है। फिर आता है हमारा मूर्त बुद्धि। कौशल, यंत्र निर्माण के कार्यों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। बढ़ई लुहार जैसे बढ़ई कुछ बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तो उनकी बुद्धि दिखाई देती है ना कि किस में लगाई गई है। बेड बना है तो ऐसे ऐसे बुद्धि लगाई गई है। लुहार, मिस्त्री, राजगीर, मिस्त्री घर बनाता है, वो अपने मन में पहले सोच लेता है, फिर जब वो घर बनाता है तो दिखता है ना कि उसने इस बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, तभी ये घर अच्छा बना है। आदि इसी बुद्धि से काम करते हैं। मूर्त वस्तुओं की सहायता से, मूर्त वस्तुएं जो हमें दिखती हैं, काम करना इसी के कारण संभव हो पाता है। इसमें कर्मेंद्रियों की सहायता ली जाती है। यद्यपि चिंतन की क्रिया भी पाई जाती है। भाई चिंतन तो करेंगे ही, अगर उनके सामने जैसे मिस्त्री है, उसको घर बनाना है, ईंट रखा है, पत्थर रखा है, सीमेंट रखा है ना, लेकिन अगर वो चिंतन नहीं करेगा तो कैसे बना पाएगा? पहले उसे सोचना पड़ेगा ना कि क्या कैसे करें जो अच्छा बने। तो ये इसमें यही कहा जा रहा है कि यद्यपि चिंतन की क्रिया भी पाई जाती है, निष्पादन एवं हस्त कौशल इसी बुद्धि के आधार पर होता है। फिर आता है हमारा थर्ड, हमारा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? यह व्यक्ति की उस योग्यता को संकेत करती है जिससे मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ समायोजन करने, संबंध बनाए रखने, आपसी व्यवहार करने और सुख दुख में भाग लेने में समर्थ होता है।
दैनिक एवं सामूहिक जीवन में सफलता पाने के लिए यह बुद्धि आवश्यक होती है। सामाजिक बुद्धि अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि में पूर्ण संयोग रखती है। कक्षा में विद्यार्थी परस्पर मेल जोल रखता है, दूसरों से सीखता है, अध्यापक वर्ग से संपर्क स्थापित करता है, क्योंकि इसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, दुकानदार, दफ्तर के क्लर्क, सड़क पर चलने वाले सभी में यह बुद्धि कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। भाई सामाजिक बुद्धि वही होगी ना, जैसे दुकानदार होता है तो दुकानदार सभी लोगों से अपना वो बना के रखता है ना, तो वही बताया जा रहा है कि उसमें सामाजिक बुद्धि ऐसे लोगों में पाई जाती है। फिर आता है 4th नंबर हमारा व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? तो चरित्र और आचरण से, मतलब जो व्यवहार में हमारे दिखे, वो हमारी होती है व्यवहारिक बुद्धि। चरित्र और आचरण से व्यवहारिक बुद्धि पाई जाती है। किसके साथ कैसा व्यवहार मनुष्य को करना है ना। यह व्यवहारिक बुद्धि बताती है पिता का पुत्र के साथ, अध्यापक का छात्र के साथ। पुत्र को पता होना चाहिए कि हमें अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, अध्यापक को पता होना चाहिए छात्र के साथ कैसे व्यवहार करना है, प्रशासक का नियोक्ता के साथ, और इसके व्यतिक्रम रूप में भी व्यवहारिक बुद्धि होती है। दैनिक लेन देन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। घर और घर के बाहर इसी व्यवहारिक बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम किसी से बात करते हैं, किसी से अपना परिचय करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, तो वो हमारी व्यवहारिक बुद्धि होती है, वो हमारे व्यवहार में होता है। फिर आता है हमारा 5th नंबर यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? तो यंत्र के साथ और यंत्र की तरह काम करने में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। मोटर चालक, इंजन चालक, अन्य सवारियों के चालक इसी बुद्धि से काम करते पाए जाते हैं। उनमें यंत्र की तरह काम करने की आदत भी पाई जाती है। अतः यहाँ हम यांत्रिक बुद्धि ही पाते हैं। रटंत क्रिया भी यांत्रिक बुद्धि से ही संबंधित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, रटंत क्रिया जो है वो यांत्रिक बुद्धि से ही संबंधित होती है। फिर आता है जैसे दफ्तर में 10 से 4 बजे तक काम करना, है ना, ये हमारी होती है यांत्रिक बुद्धि। मतलब दफ्तर में एक तरह से बंद गए ना कि जो हमें रोज़ काम करना है वही करना है, तो वही है कि 10 बजे से 4 बजे तक काम करना, ये हमारी यांत्रिक बुद्धि में आता है। फिर आते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि के प्रकार। तो इसमें बताया गया है कि 140 से अधिक जो बुद्धि होती है वो बच्चा कैसा होता है? प्रतिभाशाली, जिसमें 140 से अधिक IQ लेवल जिसका होता है। फिर आता है 120 से 140, वो होता है अतिश्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर। जिस बच्चे में 120 से 140 की IQ लेवल पाया जाता है वो अतिश्रेष्ठ होता है। फिर आता है 110 से 120, ये कौन सी बुद्धि होती है? वो श्रेष्ठ बुद्धि होती है। फिर आता है 90 से 110, ये सामान्य बुद्धि होती है। फिर आता है 80 से 90, ये हमारी मंद बुद्धि होती है। फिर आता है 70 से 80, ये हमारी क्षीण बुद्धि होती है। फिर आता है 70 से कम, ये हमारी निश्चित क्षीण बुद्धि होती है। फिर आता है 50 से 70, वो हमारी अल्प बुद्धि होती है। फिर आता है 25 से 50, ये हमारी मूर्ख बुद्धि होती है। और होता है जो 25 से कम, वो महामूर्ख बुद्धि होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि कौन सी पूछी जाती है? ये पहली तो ये पूछी जाती है 90 से 110 वाली सामान्य बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। 90 से 110 वाला काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आता है हमारा ये 140 से अधिक, 140 से अधिक ये प्रतिभाशाली वाली होती है ना। फिर आता है लास्ट में ये 70 से 80, 70 से 80 जो है वो क्षीण बुद्धि होती है ना। और फिर कहा जाएगा कि जड़ बुद्धि कौन सी होती है? तो ये महामूर्ख, ये 25 से कम, ये होती है हमारी जड़ बुद्धि। आज हमने पढ़ा इंटेलिजेंस बुद्धि का टॉपिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।